चीजें हमारे आसपास रखे, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसी को हम मैटर बुलाते हैं ना। लाइक चेयर, टेबल, बुक, पेन, हर चीज जो भी आपके आसपास है उसको रखते हैं तो वो कुछ जगह भी घेरती है और उसका कुछ मास भी होता है। तो हम कह सकते हैं ये सब मैटर का ही पार्ट है, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ मैटर। अब जितना भी मैटर है वो कुछ पार्टिकल से बना होता है। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, ऐसे ही जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, दैट आर एटम्स। ठीक है, और एटम से बड़े हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी बहुत डिफरेंस रहता है। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में, और बहुत सारे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका बेस अच्छा कर सकता है ये चैप्टर केमिस्ट्री का। सो प्लीज इसको आप कंसंट्रेशन से करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Topics to be covered are laws of chemical combination, atom, atomic mass, atomic symbols, molecule, compound, atom, ion, valency and radicals, chemical formula, molecular mass and formula mass, mass percentage, mole concept। तो ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये जो लॉज हैं, दो इंपॉर्टेंट लॉज हमने भी पढ़ने हैं आपके स्टैंडर्ड तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो लॉज है ये सारी केमिकल रिएक्शंस ओबे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या। अब देखिए, आप सबने अपने घर रहते हो, अपने मदर को ऑब्जर्व करते हो, किचन के अंदर काम करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा, लाइक सपोज अगर आपके घर गेस्ट आ जाता है, व्हाट यू डू, यू सर्व देम विद टी और कॉफी, ये करते हो ना। तो टी या कॉफी बनाने के लिए क्या करते हैं आपके घर में कुक, आपकी मदर क्या करती है? ऑब्वियसली वो पहले वाटर लेती हैं, ठीक है, वाटर के अंदर थोड़ी सी टी डालती हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी सी शुगर डालती हैं और उसको बॉईल करती हैं। उसके बाद उसमें मिल्क ऐड होता है और फाइनली हीटिंग से जब वो पूरा अच्छे से बॉईल हो जाता है तो एक नया सा सब्सटेंस बन जाता है। मतलब वो क्या बन जाती है? टी। मतलब वाटर, टी, शुगर, मिल्क आपस में रिएक्ट करें और उन्होंने एक नया सा चीज बना दी, टी। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से कि आपकी मदर ने ल्यूक वार्म मिल्क लिया, ठीक है। उस ल्यूक वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा वन स्पून उन्होंने कर्ड डाल दी, ठीक है, और उसको हॉट कंडीशंस पे रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, 4 to 6 आवर्स के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो सारा का सारा मिल्क किसमें चेंज हो जाता है? कर्ड में। सारा का सारा मिल्क किसमें चेंज हो जाता है? कर्ड में। तो देखिए, यहाँ पे वाटर, टी, शुगर ने मिल्क ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दिया, टी। और यहाँ पे ल्यूकवार्म मिल्क और कर्ड, एक स्पून कर्ड ने मिलकर सारे के सारे मिल्क को किसने में चेंज कर दिया? कर्ड में। तो इन्हीं कुछ रिएक्शंस को, या आप कह सकते हैं यही जो चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं और उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट्स। समझ गए? अब जैसे टी बनाया था तो वाटर, टी, शुगर, मिल्क, यही सब आपने ऐड किया था ना। तो वी कैन से दैट 2 और मोर, यहाँ पे आप 4 सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब हम ऐड करते हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और नया सब प्रोडक्ट बना दिया, जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? टी है। समझ गए ना? सो दिस इज व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, उसको मैं बी के साथ रिएक्ट करती हूँ और ये दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, एपी। ठीक है, अब जिन्होंने रिएक्ट किया उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बनी उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट्स।
तो रिएक्टेंट्स के अंदर, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड उनके बीच में बनते हैं एंड दे गिव राइज टू प्रोडक्ट्स. सो दिस इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. अब जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सारी की सारी कुछ स्पेसिफिक लॉज को ओबे करती है. ठीक है, उन लॉज को हमने एक कॉमन कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि वो लॉज को हम बुलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा, जहां पे भी होगा वहां पे ये लॉज ओबे होगी. ठीक है, अब ये जो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये लेवोसियर और जोसेफ हमारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने कुछ हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उन अपनी ऑब्जर्वेशंस को लॉज के तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास दो तरह के हैं. एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये दो लॉज हैं जो हम ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. देखते हैं इन लॉज में हमें क्या समझ आया. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन किया जिसके अंदर मैंने ए और बी को रिएक्ट करके ए बी बनाया. ठीक है, लेट्स से मैंने ए 4 ग्राम्स लिया और बी मैंने 6 ग्राम्स लिया. तो प्रोडक्ट में भी ए अगर मैंने 4 ग्राम्स लिया था तो प्रोडक्ट में भी ए 4 ग्राम्स ही होगा. उसका फॉर्म बदल सकता है कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल ए की फॉर्म में था और वहां पे ये ए बी की फॉर्म में है. फॉर्म बदल सकता है, पर जितना मैंने मास उसका लिया होगा उतना ही मास रिएक्टेंट का जो रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा. सिमिलरली बी हमने 6 ग्राम्स लिया तो प्रोडक्ट में भी बी हमें 6 ग्राम्स ही मिलेगा. उसका रीजन ये है, मैटर या आप मास कह सकते हो, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने आप, मतलब 4 ग्राम को मैं अपने आप 10 ग्राम नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, ना ही उस 4 ग्राम को मैं 0 ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो जो मास हम लेते हैं दैट रिमेन सेम. तो इसमें कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का जो मास होगा, जैसे टोटल रिएक्टेंट को अगर हम प्लस करें तो मास कितना आ रहा है 10 ग्राम्स ना, तो प्रोडक्ट में भी जो मास रहेगा वो सेम ही रहेगा, दैट इज 10 ग्राम्स. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट. ये एक ऐसा लॉ है जो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ओबे करती है, क्योंकि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स से यहाँ पे ए और बी को छोड़कर हमने एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही है. अब देखिए, हाइड्रोजन गैस के आगे मैंने 2 लगाया है, वाटर के आगे भी 2 लिखा हुआ है. इन 2 का मतलब है 2 मोल्स. इन 2 का मतलब क्या होता है 2 मोल्स. तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के आगे भी 2 लिखा है. ठीक है, अब इस 2 का मतलब कैसे होता है देखिए मैं आपको समझाती हूँ. लेट्स से यहाँ पे H लिखा और यहाँ पे 2 लिखा है आगे, तो इसका मतलब है जब भी ये जो हाइड्रोजन है ये अकेला एलिमेंटल फॉर्म में लिखा होगा, जैसे एक आप दोबारा देखिए, अगर मैं सिर्फ ऐसे H लिख देती हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही इसके पाव में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एटम है. ठीक है, अगर मैं इसके नीचे इसके पाव में 2, 3, 4 कुछ भी लिख देती हूँ, दैट मीन्स ये बन जाता है मॉलिक्यूल. अभी कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल है वो हमें यहां से पता लगता है. अब यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन H2 लिखा हुआ है. H2 का मतलब ये क्या है मॉलिक्यूल. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 हुआ, तो ये 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का. अब लेट्स से मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, तो H2 का मतलब क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल है. कितने मॉलिक्यूल्स है 2 लिखा हुआ है ना आगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस की. समझे आप. सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे O लिख देती हूँ तो दैट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीजन एटम. एंड हाउ मेनी, ओनली 1, बिकॉज नथिंग इज रिटन इन फ्रंट.
अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ और यहाँ के इसके पाँव में कुछ नहीं लिखती, देन अगेन दीज आर ऑक्सीजन एटम, बट हाउ मेनी? 2। समझे आप एटम और मॉलिक्यूल का फर्क कैसे पता लगता है? तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम दोबारा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं वाटर के। ठीक है, अब हम इनका मास देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है ना, तो आपने 4 लिख लिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। देखिए मैं आपको दोबारा से लिख के बताती हूँ। लेट्स से आपके पास है 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। ठीक है, यहाँ पे हमें मासेस होते हैं, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये आपको गिवन होता है, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी रखना होता है। इनको एटॉमिक मासेस कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे इनके बारे में। तो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने? 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस के, तो एटम्स कितने हुए? 2 into 2 4 एटम्स हुए। एक एटम के हाइड्रोजन का मास है 1, तो 4 एटम्स का मास कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ गया 4। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और हमारे पास ऑक्सीजन एटम का मास है। एक एटम में कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम्स। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 into 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 into 1 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक अलग स्पीशीज है, तो अलग स्पीशीज के मासेस को जब आप प्लस कर मतलब उनको जोड़ना चाहते हो तो उनको हम प्लस करते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ये जो भी चीज आगे लिखी होती है वो इसकी भी होती है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 into 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम का मास है 16। तो प्रोडक्ट का मास टोटल हो गया 4 + 32 मतलब के 36 ग्राम्स। और रिएक्टेंट का मास देख लेते हैं, 32 + 4 ये भी हो गया 36 ग्राम। तो देखिए आपने देखा ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? सेम। तो यही ये लॉ हमें कहना चाहता है कि हमेशा मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको स्टेटमेंट देना है और ऐसे ही एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, पर आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर जैसे मतलब ये जो 2 3 आगे लगे हुए हैं कि 2H2 2H2O, ये सब होती है बैलेंसिंग, ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं आएगा। सो टू प्रूव दिस द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। सो आई थिंक यू गॉट इट। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अब हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए ये लॉ हमें क्या बताता है, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हो, आपको पता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे कार्बन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सल्फर और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती हूँ, नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना या कोई भी एक स्पेसिफिक तरह का मुझे केमिकल कंपाउंड बनाना है तो सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही लेने पड़ेंगे जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो सल्फर और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो अब यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही स्पेसिफाइड है कि वही हमें लेना पड़ेगा। अब इनको लेने का रेशियो क्या होता है? इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो एक इनका कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे कार्बन 1 रेशियो में और ऑक्सीजन 2 रेशियो में ही लेना पड़ेगा। अगर मैं कार्बन को 2 या ऑक्सीजन को 1 या कार्बन को 3 ऑक्सीजन को 4 ऐसे ले लूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए पहले तो एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन और ऑक्सीजन स्पेसिफिक है, उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम वो फिक्स्ड होता है। वो क्या है इसमें? 1:2। तो अगर मैं 1:2 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन लूंगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अब वैसे ही रेशियो ऑफ मास भी उनका फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं रेशियो देखूं, वॉल्यूम मुझे पता लग गया, अब मैं इसमें मास देखूं तो एक कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16,
तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 हमारे पास आ गया 32। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 से हम इसको कट कर लेते हैं 2 6 एंड वी हैव 16। फर्दर इसको कट किया तो हमारे पास मास का सिंपल रेशियो आ गया 3:8। तो समझ गए आप कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसमें सेम ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है रेशियो ऑफ मास रेशियो ऑफ वॉल्यूम वो हमेशा ही फिक्स्ड होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को किस मेथड से प्रिपेयर कर रहे हो, पर जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। देखिए इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब लेट्स से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक तो तरीका है कि मैं कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दूं और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। एक तरीका है मैं कोई फ्यूल ले लेती हूँ, लेट्स से मीथेन। मीथेन को मैंने बर्न किया और मेरे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। एक और प्रिपरेशन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहते हैं हम, उसको हमने हीट किया तो वो ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड लाइम में, जिस कैल्शियम ऑक्साइड इज द अदर नेम फॉर द क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब यहाँ पे तीनों ही तरीके से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करी है, पर अगर मैं तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड तीनों तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड को देखती हूँ तो उसके अंदर एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन ही है, उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1:2 ही है और उनका रेशियो ऑफ मास जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं वो 3:8 ही है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हो किसी भी तरीके से आप उसको बनाओ, लेकिन उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कंबाइंड होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास में उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो दो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस इज ओबेड बाय ऑल द केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। नाउ वी स्टार्ट विद एटम। अब देखिए एटम के बारे में हमें बहुत कुछ पता लग चुका है, डॉल्टन है जिन्होंने हमें एटम के बारे में काफी कुछ बताया है, ठीक है। तो जो एटम है, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब जैसे कि हमने अभी उसमें इस मैटर अराउंड अस प्योर में भी पढ़ा था कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं और हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आ गए थे एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था मिक्सचर्स, जिसके अंदर हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा था। अब जो एलिमेंट है वो प्योर फॉर्म है मैटर की, किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं? उन पार्टिकल्स को हम एटम बुलाते हैं। अब ये पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट्स से हीलियम या नियॉन या आर्गन, ये सब इनर्ट गैसेस है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, दीज आर ऑल रेयर और इनर्ट गैसेस, इनको हम बोलते हैं। और ये जो एटम्स है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही कोई और एटम की हम बात करते हैं तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता। जैसे सल्फर एक एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत से एटम्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक सल्फर में जो एक सल्फर का मॉलिक्यूल है उसमें 8 सल्फर के एटम इकट्ठे जुड़कर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है एटम। एटम अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती। ये जो फिगर ली गई है ये एटम के स्ट्रक्चर की फिगर है, जो आप और अच्छे से समझ पाओगे जब आप हमारा वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखोगे कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और किस तरह से अरेंज होते हैं। पर यहां तक के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है, एलिमेंट बना है पार्टिकल से, छोटे पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जो एटम है वो बहुत बहुत छोटे हैं साइज में, इतने छोटे हैं कि उनको हम नैनोमीटर यूनिट में मेजर करते हैं। आपको पता है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, इतना छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर साइज देने के लिए। अब अगर हम सारे एटम्स को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा छोटा है साइज में, उसका साइज सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻10 नैनोमीटर है। So atoms are very very small. That is why they are very difficult to isolate them.
जो एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। एटम्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल्स हमें किसने दिए? बेज़ेलियस ने। बेज़ेलियस इज अ वॉलंटियर हु गेव एक्चुअली द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिथियम एटम को रिप्रेजेंट करना है तो लिथियम का सिंबल है Li। अगर मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, सोडियम का सिंबल है Na। ऐसे ही अगर मुझे पोटेशियम को रिप्रेजेंट करना है तो पोटेशियम का सिंबल है हमारे पास K। सिमिलरली अगर मुझे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन का सिंबल है H। अब आप सोच रहे होंगे लिथियम का Li 2 लेटर्स हो गए, सोडियम का Na बड़ा ही अजीब सा सिंबल है, पता नहीं कहां से Na आ गया, 2 लेटर्स भी है और सोडियम में तो N आ भी नहीं रहा कहीं। हाइड्रोजन का तो चलो जस्टिफाइड है, आप समझ सकते हो कि H, हाइड्रोजन स्टार्ट्स विद H तो सिंबल H बन गया। पोटेशियम का फिर अलग से सिंबल K, कहां से आ गया? पोटेशियम के नाम में तो कहीं K आ भी नहीं रहा। तो ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करा जाता है और इसी अकॉर्डिंग जो हमारा आयुपेक है उन्होंने सिंबल्स असाइन किए हैं एटम्स को। अब देखिए आयुपेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स दिए जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का सिंबल इंडिया के अंदर H ले रही हूं तो अमेरिका के अंदर भी हाइड्रोजन का सिंबल H ही लिया जा रहा है। कहने का मतलब कि आयुपेक इज एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री which actually assign the names, symbols to the substances which are accepted worldwide। इन्होंने ही एलिमेंट्स के नाम को प्रूव किया। आप एलिमेंट्स के नाम बोलो, आप एटम के नाम बोलो, एक ही बात है क्योंकि एलिमेंट एटम से ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट का नाम सोडियम होगा और उसके एटम का नाम कुछ और होगा। अगर एलिमेंट सोडियम है तो उसके एटम का नाम भी सोडियम ही होगा। अब देखिए इनके जो सिंबल्स है उनको किसी स्पेसिफिक तरीका बताया गया कि वो सिंबल्स किस तरह से बनाए गए। या तो सिंबल किसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल उसके फर्स्ट लेटर से बनाया गया H, या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया लिथियम, तो लिथियम के केस में फर्स्ट 2 लेटर्स को उसका सिंबल बनाया गया, दैट इज Li। एक चीज याद रखिए, जब भी कभी हम सिंबल लिखते हैं अगर वो 1 लेटर ही है तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं। अगर 2 लेटर्स हैं तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल और दूसरे लेटर को उसके साथ ज्वाइन करके स्मॉल लिखते हैं, उसको हम स्मॉल केस में लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ लेड है, लेड का सिंबल है Pb, लेड का सिंबल है Pb। अब Pb कैसे बना उसको नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका आपको बता रही हूं मैं। फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल P लिखोगे और सेकंड लेटर को आप स्मॉल b लिखोगे, ना तो आप फर्स्ट लेटर को स्मॉल p या पीछे वाले को कैपिटल या कुछ इस तरह से इसको नहीं लिखा जाता। इसका सही तरीका है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज ज्वाइंड विद इट एंड इट इज रिटन इन अ स्मॉलर केस। आप सोच रहे होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई कि कुछ सिंबल्स हैं जिनका जो सिंबल बनाया गया, लेटर्स लिए गए, वो उनके नेम के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात करी सोडियम की, सोडियम का सिंबल है Na। अब सोडियम में तो N और A कहीं नहीं आ रहा। नाम को देखें तो इसका सिंबल SO या S होना चाहिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। पर क्या रहता है कि कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके लैटिन नेम से लिए जाते हैं, कई एलिमेंट्स के सिंबल उनके लैटिन नेम से लिए जाते हैं। अब सोडियम जो है, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो ये जो Na है ये फर्स्ट 2 लेटर्स नेट्रियम में से लिए गए। सिमिलरली पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम का सिंबल है K। पोटेशियम का भी सिंबल उसके लैटिन नेम से लिया गया है विच इज केलियम, तो केलियम में फर्स्ट लेटर K ले लिया गया। तो अगर आप कुछ भी एलिमेंट्स के सिंबल्स कुछ अलग से देखते हो जो उनके नाम के अंदर लेटर्स नहीं है, सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट दोस सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स एंड यू हैव टू गो थ्रू दोस लैटिन नेम्स, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सोडियम का लैटिन नेम क्या है या सोडियम का सिंबल SO क्यों नहीं है, N है, Q है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स कर लेते हैं। एंटीमनी जिसका सिंबल है Sb, उसका लैटिन नेम है हमारे पास सीपियम। कॉपर जिसका सिंबल है Cu,
उसका नाम, उसका सिंबल, उसके लैटिन नेम क्यूप्रम से लिया गया है। गोल्ड जिसका सिंबल है AU, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑरम। आयरन जिसका सिंबल है Fe, उसका लैटिन नेम है फेरम। लेड इज Pb और इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। मर्करी द सिंबल इज Hg और इसका जो लैटिन नेम है दैट इज हाइड्रोग्राम। और ये जो मर्करी है इस पे अक्सर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पोटेशियम का सिंबल है K और उसका लैटिन नेम है केलियम। सिल्वर इज Ag और उसका लैटिन नेम है हमारे पास अर्जेंटम। सोडियम इज Na and the Latin name, as we have already done, is natrium. Tin is Sn and the Latin name is stannum. Tungsten is W and the Latin name is wolfram. तो ये कुछ लैटिन नेम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, अगर हम एटम के मास की बात करें तो मैंने आपको बताया अभी कि जो एटम का साइज है वो बहुत बहुत ही छोटा है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो एटम का मास है वो भी उतना ज्यादा तो नहीं होगा, एटॉमिक मास भी कम ही रहता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एटम का मास जानना, एब्सोल्यूट एक्यूरेट एटम का मास जानना बहुत ही मुश्किल है। उसका रीजन है कि हम पहली बात तो एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि एटम बहुत बहुत छोटा है, उसको अलग करना मुश्किल है। दूसरी चीज, एटम का जो आप कह सकते हो साइज है या एटम का जो मास है वो उसके नेबरिंग एलिमेंट से काफी आप कह सकते हो कि इफेक्ट होता है। तो एटम का एब्सोल्यूट मास जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जान सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हम एक एटम का मास फिक्स कर लें और उससे हम किसी भी XYZ एटम को कंपेयर करते जाए कि ये इससे इतना हैवी है, ये इससे इतना हल्का है, या ये इससे इतना हैवी है। सो वी कैन एक्चुअली रिलेट अदर एटम्स विद द स्टैंडर्ड एटम। एक स्टैंडर्ड एटम चूज कर ले जिसका मास जान ले और फिर उसके साथ हम दूसरों को कंपेयर कर लें कि वो इससे इतना भारी है या वो इससे इतना हल्का है। दिस कैन बी डन, बट द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एटम कांट बी मेजर्ड। अब ऑब्वियसली रिलेटिव एटॉमिक मास जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू चूज सम स्टैंडर्ड एटम जिसका एटॉमिक मास हम स्टैंडर्ड ले पाए। पहले वो स्टैंडर्ड एटम कौन सा चुना गया था? हाइड्रोजन। ठीक है, पर ये हाइड्रोजन जल्दी ही डिस्कार्ड हो गया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया कार्बन से। उसका रीजन था हाइड्रोजन नेचर के अंदर 3 फॉर्म्स पे मिलता है, मतलब उसका मास 1 AMU मास पे भी मिलता है, 2 में भी मिलता है, 3 में भी मिलता है। तो इसका मतलब इनका रिलेशन होता है आपस में आइसोटोप्स। जब आपको सेम एलिमेंट डिफरेंट मास में मिले तो उनको हम आइसोटोप्स बुलाते हैं। अब आइसोटोप्स के केस में हम किसी एक का मास नहीं ले सकते, हमें आइसोटोप का एवरेज मास लेना पड़ता है और एवरेज मास इस केस में आता है 1.003 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप म्यू बुला देते हो। अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं दूसरे एटम्स के साथ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया कार्बन एटम के साथ। तो अब अगर हमें एटॉमिक मास जानना होता है तो हम उसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब सपोज अगर मुझे हीलियम का मास जानना है, लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि हीलियम का मास जो है वो 4 है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगी? उसको अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU, so this statement means that helium is 4 times heavier than 1/12 of carbon atom। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सोडियम का जो मास है वो 23 है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। So what do you mean by the statement? This means that sodium is 23 times heavier than 1/12 of carbon atom. So this is what is the relative
मास, और ये रिलेटिव मास के लिए स्टैंडर्ड जो एटम हमने कंसिडर किया वो कार्बन किया। कार्बन में हमें दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, एक C12 और एक C14, पर हम उसका C14 एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है, हम उसमें स्टैंडर्ड एलिमेंट C12 को कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपने लिखा गया कि द मास इज कंपेयर टू द एटम ऑफ C12 टेकन एज 12 AMU और दिस इज कॉल्ड एज म्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। देखिए मॉलिक्यूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कितने एटम्स कंबाइन करने पे मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए हर आप कह सकते हो मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स है जो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। वो एटम टू एटम डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O3 भी एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम आपस में ज्वाइंट होते हैं। सल्फर S8 एग्जिस्ट करता है, मतलब एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे फास्फोरस P4 एग्जिस्ट करता है, मतलब 4 फास्फोरस एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फास्फोरस मॉलिक्यूल बनता है। तो ये तो क्लियर है कि जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स के कंबाइन करने से ही बनता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का। जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, वैसे ही कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल। अब हम एग्जिस्टेंस की बात पे आते हैं। देखिए मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। जैसे कि एटम तो मे भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। कितने एटम्स दिख रहे हैं इसके अंदर? आपको 2 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं ना। तो इस मॉलिक्यूल को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स के कंबाइन करने से बना है। ऐसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक O3, अब देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इसलिए इसको हमने ट्राइएटॉमिक एटम कहा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं? एटॉमिसिटी। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उसको हम क्या बुलाते हैं? एटॉमिसिटी। अब हो सकता है कुछ एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस ऐसा हो कि वो मोनोएटॉमिक हो, उनके एटम्स को कंबाइन करना ही ना पड़ता हो। लाइक मैंने आपको बताया था हमारे पास इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इनको किसी के साथ कंबाइन नहीं करना पड़ता, दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक। कुछ हमारे पास डाइएटॉमिक है, मतलब जिसके अंदर 2 एटम्स मिलते हैं और फिर मॉलिक्यूल बनता है, जैसे O2, Cl2, आपके पास हो गया F2, Br2, H2, ये सब डाइएटॉमिक है, 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ट्राइएटॉमिक होते हैं, मतलब उसमें 3 एटम्स कंबाइन करते हैं, लाइक ओजोन हमने अभी डिस्कस किया O3। पॉलीएटॉमिक में 4 या 4 से ऊपर वाले एटम्स जब भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं वो सब उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, तो ये हो गया टेट्राएटॉमिक क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हमने टेट्राएटॉमिक कह दिया। सल्फर में S8, इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाएटॉमिक। तो इनको हम टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक भी कह सकते हैं और इनको जनरली हम पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं कि पॉली मीन्स मेनी एटम्स जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल।